Hello everyone, this is Nitasha Chaturvedi and welcome to all on our YouTube channel that is Easy Learning 247। एज पर मैंने बोला था मैं KVS PGT कंप्यूटर साइंस की क्लासेस ले रही हूँ। नेटवर्किंग मैंने फिनिश करा दिया था, ऑलमोस्ट नेटवर्किंग फिनिश हो गया था, नेटवर्किंग कंप्लीट हो गया था। मैंने बोला था जो एक तो रिमेनिंग टॉपिक रह गए होंगे वो हम लोग क्वेश्चंस के साथ साथ कर लेंगे। सो आज की क्लास में हम विदाउट टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ दीज नेटवर्क इज यूजुअली द फास्टेस्ट। फास्टेस्ट नेटवर्क कौन सा होता है भाई? लैन होता है। लोकल एरिया नेटवर्क इज द फास्टेस्ट नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 2, जनरल पर्पस नेटवर्क क्या होता है भाई? लोकल एरिया नेटवर्क को जनरल पर्पस नेटवर्क बोलते हैं, तो लोकल एरिया नेटवर्क इज द करेक्ट आंसर। जल्दी जल्दी देखेंगे, हम लोग 100+ क्वेश्चंस की सीरीज वीडियो में करेंगे। वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। ऑलमोस्ट 110 क्वेश्चंस हैं, मैं इसीलिए 100+ क्वेश्चंस बोल रही हूँ और काफी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इजी से मॉडरेट से टफ सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे इसी वीडियो में। अगर ये वीडियो आपने कर ली तो आपको जितने भी टॉपिक आपके रह गए वो प्लस आपको ये समझ में आ जाएगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। नेटवर्किंग खत्म हो जाएगी। नेटवर्किंग पेपर में अपने आप में 100 नंबर भाई आपको ऑलरेडी आपको पता है कि नेटवर्किंग और 10 से 20 नंबर की नेटवर्किंग पेपर में आएगी। नेटवर्किंग गारंटी मिनिमम 10 नंबर मैक्सिमम 20 नंबर का सिलेबस नेटवर्किंग से ही आना है। ये बात की मैं श्योरिटी आपको दे देती हूँ कि मिनिमम 10 मैक्सिमम 20 नंबर नेटवर्किंग के ही होंगे। सो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट चैप्टर है और स्कोरिंग भी है, अच्छा भी है, समझने में आसान भी है। तो अगर आपने स्टार्टिंग से वीडियोस नहीं देखी, प्लेलिस्ट में जाके टारगेट KVS PGT कंप्यूटर साइंस नाम से आप फोल्डर खोल सकते हैं। वहां पर आपको अभी से एंड तक की सारी 8 से 9 वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें आप नेटवर्किंग मैंने कंप्लीट कराई है। CBSE NCERT के अकॉर्डिंग मैंने सिलेबस लिया जो कि आपकी KVS की वेबसाइट पे दिया हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने सिलेबस दिया हुआ है, PDF दी हुई है। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखी है या ग्रुप में PDF नहीं देखी, वो टेलीग्राम ग्रुप में जाके ज्वाइन हो सकते हैं। ये क्वेश्चंस की वीडियो में मैं टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर वीडियो में स्पीड आपको थोड़ी फास्ट लग रही है तो आप अपने हिसाब से वीडियो की स्पीड को मेंटेन कर सकते हैं, कम ज्यादा जैसा भी आपको पढ़ना है वो आपके ऊपर है कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। मुझे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराने हैं कम से कम समय में, तो मैं इस वजह से इस तरीके से बोलूंगी जिससे कि आपके क्वेश्चन और सारी चीजें कवर हो जाए। IEEE एक स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। IEEE की फुल फॉर्म भाई सबको पता है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो नेम डिसाइड करती है, पहली चीज। दूसरी चीज की हम सभी को पता है कि भाई 802.3 जो ये नंबरिंग होती है ये लैन के लिए होती है, या फिर हम बोल सकते हैं ईथरनेट के लिए, लोकल एरिया नेटवर्क या ईथरनेट के लिए होती है। अब यहाँ पे जो AB है, 4 है, G है, Z है, ये सब अलग अलग है। स्पेसिफाइड चीजें, कोई स्पीड के लिए, कोई बिट के लिए, कोई मेगाबिट के लिए, कोई गीगाबिट के लिए, ऐसे ही। तो यहाँ पे बोल रहा है गीगाबिट के लिए क्या है, तो गीगाबिट के लिए AB है और 802.3 ये हमेशा लैन या इथरनेट की बात करेगा। तो ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट कि 802.3 लैन के लिए, क्योंकि लैन या इथरनेट, क्योंकि इथरनेट की बात करा, AB फॉर गीगाबिट। ठीक है, अब आप बोलेंगे 4G Z, ये सब हम जब भी क्वेश्चंस आएंगे तो क्वेश्चंस के हिसाब से हम करते रहेंगे। बीच बीच में मैं क्वेश्चंस, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस कराती रहूंगी। ये नहीं है कि एक चैप्टर खत्म हो गया तो मेरा काम खत्म कर दिया है, मैं ऐसा नहीं करूंगी। जो भी चैप्टर खत्म कराऊंगी तो उसका रिवीजन भी कराऊंगी, डोंट वरी अबाउट इट। फिलहाल जो चीजें हमारी एक बार हो जाए वो मस्ट बेटर है कि एक बार सारी चीजें हमारी कंप्लीट हो जाए। क्वेश्चन कल से हम एक नई यूनिट स्टार्ट करेंगे और वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए जिस यूनिट के वोट ज्यादा होंगे मैं वो यूनिट स्टार्ट करूंगी और उसके बाद मैं अपने हिसाब से देख लूंगी कि कौन सी यूनिट स्टार्ट करनी चाहिए। तो कल से हम एक नई यूनिट के साथ इस चैनल पर वापस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन एक्ट्स एज अ बैरियर बिटवीन लोकल एरिया नेटवर्क और इंटरनेट। लोकल एरिया नेटवर्क और इंटरनेट के बीच में बैरियर का काम कौन सा करता है? तो बैरियर का काम करता है भाई फायरवॉल। तो फायरवॉल इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के पास जाते हैं भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क यूज फॉर टेलीफोन लाइन। तो टेलीफोन लाइन के लिए वाइड एरिया नेटवर्क वैन का यूज करते हैं। याद रखिएगा इस बात को कि टेलीफोन लाइन के लिए वाइड एरिया नेटवर्क या हम वैन का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आपको लग रहा हो क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन वीडियो का एंड तक इसीलिए मैंने कहा है कि पहले इंप्रेशन में अपना परसेप्शन क्रिएट मत करिए कि क्वेश्चन आसान है, इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आएंगे, उस तरीके के क्वेश्चन नहीं आएंगे। वीडियो पूरी देखने के बाद ही डिसाइड करिएगा कि क्वेश्चन मैंने किस तरीके के दिए और क्या मुझे ये देने चाहिए नहीं देने चाहिए। मैंने सिंपल से मॉडरेट से टफ तक दिए जो मुझे लग सकता था कि मैक्सिमम लिमिट इस तरीके के क्वेश्चन की बन सकती है, वो मैंने दिया है। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब आपका बहुत जरूरी है। बस इतना ही हेल्प आपकी काफी है, बाकी आपकी मर्जी है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ नेटवर्क इज अ लार्जर देन लैन बट स्मॉलर देन वैन। ये सभी को पता है भाई, लैन से बड़ा और वैन से छोटा कौन सा होता है? मैन होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 6 का। अगली बात करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अगली बात क्वेश्चन नंबर 7 एक इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन नंबर 7 के लिए बोला गया है। फॉर टेक्सचुअल चैटिंग ऑन इंटरनेट मोस्ट कॉमन चैट प्रोटोकॉल। मोस्ट कॉमन चैट प्रोटोकॉल होता है भाई IRC, इंटरनेट रिले चैट। HLR होता है अब बात आती है, देखिए ये वाले जो हम लोगों ने प्रोटोकॉल थे, हम लोगों ने नॉर्मली पढ़े थे प्रोटोकॉल सारे की, हमारे HTTP क्या होते हैं, TCP क्या होते हैं, IP क्या होते हैं, ये सब प्रोटोकॉल डिस्कस कर चुके थे। बट ये प्रोटोकॉल्स के बारे में हमने डिस्कस नहीं किया था क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं था। ऐसे ही जो चीजें हम लोगों ने सिलेबस में नहीं करी है, अगर क्वेश्चन में आ जाएंगी तो हम शॉर्ट में डिस्कस कर लेंगे। सो मैंने यही बोला है कि जो चीजें मैंने सिलेबस के हिसाब से कराई है और सिलेबस के हिसाब से वो खत्म हो गई है, बट क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा चीजें आएंगी तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिस्कस कर लेंगे। HLR क्या होता है भाई? होम लोकेशन रजिस्टर। HLR क्या होता है भाई? होम लोकेशन रजिस्टर। पहली बात ये क्या, इसका यूज करते हैं हम लोग। होम लोकेशन रजिस्टर जो होता है ये हमारे जो कस्टमर का डेटा होता है उसको स्टोर करके रखता है। दूसरी बात, पहली चीज, ठीक है, शॉर्ट में बात, कस्टमर का डेटा स्टोर करके रखता है। जब हम कॉलिंग करते हैं और मैसेजिंग करते हैं तो उसका जो डेटा होता है वो स्टोर करके रखता है। ये एक प्रोटोकॉल है, होम लोकेशन रजिस्टर इसको बोलते हैं। IRC इंटरनेट रिले चैट होता है, ये चैट के लिए, नाम से क्लियर है, टेक्सचुअल चैटिंग के लिए यूज होता है इंटरनेट पर, ठीक है। और ये हमारे जो चैट रूम्स वगैरह होते हैं उसके लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब बात आती है H323 की। तो H323 जो होता है ये हमारा बेस्ड होता है, ये पैकेट स्विचिंग पर बेस्ड होता है। इसमें हमारे नेटवर्क जो हमारा प्रोटोकॉल होता है, जैसे हमें वॉइस कॉल करनी है, वीडियो कॉल करनी है, तब हमें H323 का यूज करें। बेसिकली देखो, HLR होम लोकेशन रजिस्टर, नाम से क्लियर, रजिस्टर का यूज स्टोरिंग के लिए, तो स्टोरिंग की बात हो तो HLR। IRC इंटरनेट रिले चैट के लिए यूज बात आ रही है तो IRC। H323 का मतलब है कि जब हमें वीडियो कॉल करनी है, वॉइस कॉल करनी है, डेटा कॉन्फ्रेंसिंग करनी है तो H323। SIP सिग्नलिंग प्रोटोकॉल, जब हमें कॉल करनी हो, सिग्नल का ट्रांसफर कराना हो, तब हमें एक्चुअल एलिमेंट पास कराना हो एक पॉइंट से दूसरे, हम लोग आपस में कॉलिंग जब करें तो सिग्नलिंग प्रोटोकॉल यूज करें। SIP मतलब सिग्नलिंग प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। इन द इंफ्रास्ट्रक्चर WLAN टू डिवाइसेस कम्युनिकेट। दो डिवाइसेस कम्युनिकेट करती हैं। भाई दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगी? थ्रू एन एक्सेस पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 8 का D, एक्सेस पॉइंट के बीच में बात करेंगे। दो डिवाइसेस WLAN वाइड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ WLAN जो होता है, लैन का हो गया, WLAN हो गया। बेसिकली आप इतना समझिए, दो डिवाइसेस आपस में बात करेंगे तो उनके बीच में एक्सेस पॉइंट्स तो होंगे, दोनों के बीच में दो एक्सेस पॉइंट के बीच में ही तो कोई कम्युनिकेशन होगा, सिंपल सी बात है। इफ, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इफ कंप्यूटर इन अ LAN आर कनेक्टेड अलोंग अ सिंगल केबल देन द नेम ऑफ कंप्यूटर ऑफ अ LAN आर कनेक्टेड अलोंग अ सिंगल केबल। टोपोलॉजी का नाम पूछ रहे हैं। एक सिंगल केबल पर नेटवर्क कनेक्ट होते हैं, हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, बस टोपोलॉजी होती है। अगला क्वेश्चन होता है, अगला क्वेश्चन के बारे में चलते हैं। सॉरी फॉर डेट, एक सेकेंड। हाँ, कुछ पीडीएफ में मतलब पीडीएफ में कुछ क्वेश्चंस के बीच में स्पेस ज्यादा हो गया है तो उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। लेकिन बस आप, आज मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा इस तरीके से पढ़ाने की ट्राई किया है और नेक्स्ट टाइम से मैं थोड़ा, मैंने जब बनाई थी तो वो सही गैप था, लेकिन यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं कि ये पेज मार्जिन के चक्कर में ऐसा हुआ है। तो अगली बार से मैं ये चीज को ध्यान रखूंगी। आज के लिए आप एडजस्ट करने की कोशिश करिए। The topology in which every node is connected only the immediate neighbors is called. Every node connected immediate neighbor. भाई देखो, ये बोल रहा है हर एक नोड इमीडिएट नाइबर से कनेक्टेड है। ये वाला नोड भी तो किसी ना किसी से कनेक्टेड है, ऐसे ये नोड भी तो किसी ना किसी से कनेक्टेड होगा, ऐसे ये नोड भी किसी ना किसी से, एवरी नोड कनेक्टेड था। तो ये तो रिंग टोपोलॉजी बन गई, तो बात खत्म। क्लियर आप पता है आधे से ज्यादा क्वेश्चंस तो हम तब कर लेते हैं, हम लैंग्वेज, सबसे ज्यादा दिक्कत हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में आती है। क्वेश्चन आता है बट लैंग्वेज समझ में नहीं आती। तो लैंग्वेज समझ लोगे भाई, लैंग्वेज का ही सारा खेल है। आपको कॉन्सेप्ट आता है, आपको चीजें आती है, आपने पढ़ी लिखी हुई है, बाकी सारा कुछ जो खेल है एग्जाम में वो लैंग्वेज का है। लैंग्वेज समझ लोगे, क्वेश्चन टॉपिक पढ़ा है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज है घुमा फिरा के दी है। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ लोगे तो अपने आप उसको टिक 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 करते चले जाओगे और पूरे में से पूरे नंबर आपके आ जाएंगे, ऐसा मैं चाहती हूँ।
विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क टोपोलॉजी हैज मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर किसका होता है? कॉम्प्लेक्स टोपोलॉजी, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हाइब्रिड में होता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है। और ये मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दूंगी विद इन 2 days। आप कहेंगे आज की आज, तो आज की आज नहीं पॉसिबल हो पाएगा, मैं कल सेंड करूंगी, तो कल परसों में मैं 101% ट्रांसफर कर दूंगी। परसों तक नहीं करूं तो आप उसे बोल सकते हैं, लेकिन आप प्लीज थोड़ा पेशेंस भी रखा करिए। ऑन व्हाट टाइप ऑफ स्विचिंग डज इंटरनेट वर्क? किस स्विचिंग पर इंटरनेट वर्क करता है? पैकेट स्विचिंग पर करता है, सबको पता है, तो बस बात खत्म। पैकेट स्विचिंग, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका। अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज फॉर द ट्रांसमिटिंग डिजिटल सिग्नल? डिजिटल सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए किस टेक्निक का यूज किया जाता है? एफडीएम, टीडीएम, डब्ल्यूडीएम, एफडीएम और डब्ल्यूडीएम। तो ये भाई ये अच्छा से एक क्वेश्चन है, इसकी बात करते हैं। देखो बेसिकली ये टर्म के बारे में समझ लेते हैं। एफडीएम जो होता है वो एफडीएम होता है फ्रीक्वेंसी डिवीजन, ठीक है, मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है। दूसरी बात, पहले तीनों के बारे में पढ़ लेते हैं। अब टीडीएम जो होता है वो नाम से क्लियर है, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं डब्ल्यूडीएम, तो डब्ल्यूडीएम का मतलब हो गया वेवलेंथ डिवीजन और मल्टीप्लेक्सिंग। क्लियर है? अब देखिए जो एफडीएम होता है वो एफडीएम जो, अब क्वेश्चन पहले पूरा क्वेश्चन निकाल लेते हैं। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज्ड ट्रांसमिटिंग डिजिटल सिग्नल? एफडीएम फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, टीडीएम टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और हमारा डब्ल्यूडीएम हो गया वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में आप आंसर देख के बोलेंगे टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, लेकिन क्यों? क्योंकि देखिए जो हमारा फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है, पहली बात तो ये आती है, ये हमारी कॉम्प्लेक्स स्विचिंग है। क्या है? कॉम्प्लेक्स है। जो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है वो डिजिटल सिग्नल को एक्सेस करती है एज वेल एज एनालॉग सिग्नल को एक्सेस करती है। कौन सी? टाइम डिवीजन। लेकिन जो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है ये सिर्फ और सिर्फ, अगर अच्छा शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ याद करने की, जब फ्रीक्वेंसी की बात आए तो आपको याद रखना दिमाग में एक ही चीज, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग मतलब ये एनालॉग सिग्नल के लिए यूज की जा रही है। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग ये एनालॉग एज वेल एज डिजिटल सिग्नल के लिए यूज की जा रही है। और डब्ल्यूडीएम मतलब वेव लेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग ये ऑप्टिकल सिग्नल्स को कैरी कर रही है। ये जब ऑप्टिकल सिग्नल्स को कैरी करने की बात आए, लेजर लाइट, ऑप्टिकल सिग्नल ऐसे वर्ड आए, तो आपको सीधी सी बात नो इश्यू डब्ल्यूडीएम लगाना है। अब यहाँ पे बात आ रही है यूज फॉर डिजिटल सिग्नल। अगर बोला क्वेश्चन में पूछा जाए एनालॉग एज वेल एज डिजिटल सिग्नल, तब भी आपको टीडीएम लगाना है। सिर्फ डिजिटल सिग्नल तब भी आपको टीडीएम लगाना है, लेकिन सिर्फ एनालॉग सिग्नल एफडीएम। आपको लेजर लाइट, ऑप्टिकल कैरी सिग्नल्स ये सब की बात हो तो आपको क्या लगाना है? डब्ल्यूडीएम। क्लियर? तो इसका आंसर टीडीएम क्यों है? क्योंकि यहाँ पे डिजिटल ट्रांसमिटिंग डिजिटल सिग्नल की बात की जा रही है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप चीजों को शॉर्ट तरीके से आपको एक क्लू की तरह याद करेंगे कि हाँ उसमें क्वेश्चन में यही चीजें घुमा फिरा के पूछी जानी है, तो आप जल्दी याद कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। नेटवर्क स्प्रेडिंग द डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन इज नोन एज, भाई डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन पे वाइड एरिया नेटवर्क का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल में बी यूज्ड इन द एक्सेसिंग वर्ल्ड वाइड वेब? एक्सेसिंग वर्ल्ड वाइड वेब के लिए हम यूज करते हैं HTTP का। तो HTTP का इस्तेमाल हम करते हैं एक्सेसिंग वर्ल्ड वाइड वेब के लिए, हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं HTTP का, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का। अगली बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। वेब पेजेस आर क्रिएटेड इन अ लैंग्वेज, भाई किस लैंग्वेज में वेब पेज क्रिएट होते हैं? सबको पता है किस लैंग्वेज में HTML पढ़ते हैं। वेब पेज को क्रिएट करने के लिए HTML लैंग्वेज पढ़ते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, सभी को पता है। अब IPv6 एड्रेस जो होता है, जब IPv4 IPv6 मैंने कराए थे,
इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। तो अभी IPv6 का इसमें पूछा गया है कि लेंथ, एड्रेस लाइन की लेंथ कितनी होती है, तो 128 बिट्स। सिमिलरली अगर IPv6 की, IPv4 की बात आ रहा है तो 32 बिट, याद रखिएगा। अगली बात आती है क्वेश्चन नंबर 18 की, विच ऑफ द प्रोटोकॉल फाइंड अ मैक एड्रेस फ्रॉम आईपी एड्रेस। तो मैक एड्रेस से आईपी एड्रेस की जब बात की जाए तो मैक एड्रेस से आईपी एड्रेस को फाइंड करने के लिए हम ARP का यूज करते हैं। भाई किसका यूज करते हैं, ARP का। किसका यूज करते हैं भाई, ARP का। ARP एड्रेस, ARP मतलब एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ARP का करता है, ये हमारे मैक एड्रेस को आईपी एड्रेस से फाइंड कर लेता है। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये मेल को ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। अब अगर बात आती है ICMP क्या होता है भाई, तो ICMP होता है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ये जो हम मैसेज को सेंड करते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए काम किया जाता है, यानी होस्ट से हमारा जो नेटवर्क है, नेटवर्क डिवाइसेस के बीच में जो कंट्रोलिंग का काम होता है वो ICMP करता है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। IRP अभी मैंने बताया एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ये मैक एड्रेस से आईपी एड्रेस को फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। और सिंपली अगर हमसे बात की जाए RARP क्या होता है, RARP होता है रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये हमारे अपोजिट है आईपी एड्रेस से मैक एड्रेस को फाइंड करने के लिए। सिंपल याद रखिएगा, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मेल को ट्रांसफर करने के लिए SMTP का यूज किया जाता है। ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ये जो हमारे होस्ट से नेटवर्क के बीच में जो कंट्रोलिंग होती है वो ICMP संभालता है। ARP इंटरनेट रिले प्रोटोकॉल, इंटरनेट एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, मैक से आईपी को फाइंड करने के लिए क्या यूज किया जाता है, ARP। लेकिन अगर मैं बात करूं इसका रिवर्स, आईपी से मैक को फाइंड कौन करेगा, तो RARP मतलब रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। क्लियर, अगली बात करते हैं, चलिए। फर्स्ट नेटवर्क कौन सा है, एरपानेट, सभी को पता है। तो एरपानेट फर्स्ट नेटवर्क है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। आई थिंक ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करने की अब आवश्यकता नहीं है। आप लोग अगर नहीं समझ में आता है तो स्टार्टिंग से जो वीडियोस कराई हैं प्लेलिस्ट में है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इफ द कंप्यूटर केबल इज ब्रोकन होल नेटवर्क गोज डाउन द टोपोलॉजी। एक नेटवर्क का ब्रेक होने पर पूरी की पूरी टोपोलॉजी हमारी ब्रेक हो जाती है। ऐसी टोपोलॉजी को हम बोलते हैं भाई रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी एक ऐसी टोपोलॉजी है जिसमें सारे नोड्स आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, और अगर एक नोड भी यहाँ से एक लाइन भी कहीं से भी ब्रेक हो जाती है तो होल सिस्टम हमारा ब्रेक हो जाता है। तो ऐसी टोपोलॉजी को हम क्या बोलते हैं भाई, रिंग टोपोलॉजी। क्लियर हुआ, बात आपको समझ में आई होगी। आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सब चीजें समझ में आ रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिलायबल टोपोलॉजी। सबसे ज्यादा रिलायबल टोपोलॉजी कौन सी बोली जाती है, मैश टोपोलॉजी, क्योंकि इसमें जो हम सिग्नल्स ट्रांसफर करते हैं वो एक्यूरेट करते हैं। बस इसका एक डिसएडवांटेज है कि अगर हमारा कहीं से भी सिस्टम ब्रेक होता है, लाइन ब्रेक होती है, तो पूरा का पूरा सिस्टम हमारा ब्रेक हो जाता है, कहीं से भी हम कोई भी नेटवर्क पास नहीं करा सकते। लेकिन ये सबसे ज्यादा रिलायबल टोपोलॉजी भी है। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट। मैश टोपोलॉजी हमारी सबसे ज्यादा रिलायबल टोपोलॉजी है। मैश टोपोलॉजी हमारी सबसे ज्यादा, इसका रीजन भी मैं आपको बता दूं क्यों कि मैश टोपोलॉजी में क्या होता है कि सारे के सारे, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक डिवाइस लगी है, एक ये नोड है, ये इन सभी से कनेक्ट है। सिमिलरली ये वाला जो नोड है वो इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट हो, इससे भी कनेक्ट है। ये वाला नोड है वो इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है। ये भी ऐसे ही। तो कोई भी डिवाइस एक दूसरे को सारा डेटा ट्रांसफर करा सकती है, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि अगर ये ब्रेक होता है तो बाकी सब पे भी फर्क पड़ता है। लेकिन ये सबसे रिलायबल है क्योंकि एक कंप्यूटर बाकी सारी डिवाइसेस को, मतलब इसको कहीं से भी, जैसे कि अगर रिंग टोपोलॉजी की बात की जाए तो रिंग टोपोलॉजी में क्या होगा कि अगर मुझे ए से सी पर डेटा पास कराना है तो पहले ये बी पर जाएगा, फिर सी पर जाएगा, फिर डी पर जाएगा। लेकिन अगर यही बात मैश की होती है तो ए से अगर ये बी है या ए से ये डी है तो ये डायरेक्ट अपना डेटा एक दूसरे को ट्रांसफर करा सकता है। इसीलिए ये सबसे ज्यादा रिलायबल टोपोलॉजी बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 21 हो चुका है और क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। Which of the following component is responsible for network communication in a computer system? तो क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि भाई क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 22 कि
Which of the following component is responsible for network communication in a computer network? तो भाई इथरनेट कार्ड होता है जो कंप्यूटर नेटवर्क के लिए एक ऐसा कंपोनेंट जो कंप्यूटर नेटवर्क के लिए यूज होता है। देखो यूपीएस यूज नहीं होता, एसवीजीए कार्ड यूज नहीं होता, एसएमपीएस कार्ड यूज नहीं होता, इथरनेट कार्ड होता है, ये हम सबको पता है। लैंड कार्ड, इथरनेट कार्ड, ये हम कंप्यूटर नेटवर्किंग के लिए यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, इनक्रप्शन इज अ प्रोसेस। इनक्रप्शन, भाई जब भी इनक्रप्शन की बात है दिमाग में एक चीज फिट होनी चाहिए। जैसे ही इनक्रप्शन बात है प्राइवेसी से रिलेटेड ऑप्शन होना चाहिए। तो टू प्रोवाइड अ प्राइवेसी ऑफ अ डेटा, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। हम लोग क्वेश्चन जल्दी जल्दी करेंगे जिससे कि हमारे आज सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। एसएमटीपी इज यूज्ड टू डिलीवर मैसेजेस टू। एसएमटीपी का यूज करते हैं मैसेज को डिलीवर करने के लिए यूजर टर्मिनल से यूजर मेल बॉक्स की तरफ। भाई देखो, यूजर टर्मिनल और यूजर मेल बॉक्स, तो दोनों ही तरह से हम लोग एसएमटीपी का सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो टर्मिनल हो मेल बॉक्स हो तो ये मैसेजेस को डिलीवर करता है। तो बोथ ए एंड बी इज अ करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। द प्रोटोकॉल हैज फीचर्स दैट अलाउज द अपलोडिंग द मेल मैसेजेस। मेल मैसेजेस को अपलोड करने के लिए किसका यूज करते हैं, किसका अपलोड करने के लिए यूज करते हैं? IMAP, ठीक है, IMAP, SNMP, POP3, HTTP। देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में SMTP होना चाहिए, SNMP नहीं, ये राइट टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे SMTP कर लो। तो मेल को अपलोडिंग करने के लिए हम IMAP करते हैं। ट्रांसफर के लिए SMTP, POP3 रिसीव के लिए HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं एक फ्रीक्वेंट सबसे ज्यादा फीचर की बात की जाए तो अपलोडिंग मेल के लिए IMAP यूज करते हैं, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है। अगले क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज फॉर इंटरनेट इज, इंटरनेट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल कौन सा है? FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर डी। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल की बात की जाए तो FTP लगाएंगे। वैसे तो सभी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होते हैं, लेकिन मैंने कहा ना पर्टिकुलर किसी का एक मेन फीचर होता है जो हम उसी के लिए यूज करते हैं। HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, टेलनेट, UTP, FTP। तो FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, तो आप फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल आप लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है भाई, देखते हैं, एक सेकेंड वेट करिएगा। पोर्ट नंबर ऑफ SMTP, भाई SMTP का पोर्ट नंबर क्या है? इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे हम करते रहेंगे। तो 25 SMTP का पोर्ट नंबर क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का है, मेल पोर्ट नंबर जो है वो 25 है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SMTP? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखो आप देख सकते हैं एक डिवाइसेस से, एक टोपोलॉजी से और एक प्रोटोकॉल से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन, ये जितने भी क्वेश्चन लिए वो किसी ना किसी टीचिंग एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चन है। अब मैंने डेट नहीं डाली, लेकिन हर एक ये सारे के सारे क्वेश्चन कोई ना कोई टीचिंग एग्जाम में आए। कभी कभी आपको सिंपल क्वेश्चन पूछ के भी आपको कंफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि आप कभी कभी सिंपल क्वेश्चन भी, अब जैसे यहाँ पे सेम जैसे नाम दे दिया तो आप हड़बड़ी में क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो इससे ये क्वेश्चन इसलिए दिए जाते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस और आपकी एक पेशेंस लेवल चेक करने के लिए कि आप सही सिंपल क्वेश्चन भी अपने सही दिमाग से, ऐसा नहीं है ना हड़बड़ी में गलत कर देते हैं, वो चीजें होती है देख देख के करनी होती है। फॉर योर ईमेल PGP अलाउज टू यू। PGP जो होता है वो बेसिकली देखो, PGP का मतलब हो गया प्रिटी गुड प्राइवेसी। क्या हो गया? प्रिटी गुड प्राइवेसी, PGP। तो PGP जो होता है वो बेसिकली इंक्रिप्शन के लिए यूज किया जाता है। प्रिटी गुड प्राइवेसी, प्राइवेसी की बात है इंक्रिप्शन, तो इंक्रिप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर? ईमेल में PGP प्रिटी गुड प्राइवेसी, प्राइवेसी के लिए यूज किया जाता है। प्राइवेसी से मतलब आ गया इंक्रिप्शन का। क्वेश्चन नंबर 30 है, बिट ऑफ टेक्स्ट दैट इज ऑटोमेटिकली इंसर्टेड एट द बॉटम ऑफ एवरी सेंट मैसेजेस इज नोन एज बी सिग्नेचर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ बिट ऑफ टेक्स्ट दैट इज ऑटोमेटिकली इंसर्टेड एट द बॉटम। भाई पूरे टेक्स्ट में ऑटोमेटिकली हमारे बॉटम में इंसर्टेड क्या हो जाता है? हमारा सिग्नेचर। तो क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा इन चीजों को भी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज नेटवर्क्स इज अ स्मॉलेस्ट ज्योग्राफिक एरिया? सबसे ज्यादा
कम रेंज के लिए, स्मॉलेस्ट ज्योग्राफिकल रेंज के लिए, एरिया के लिए कौन से नेटवर्क का यूज करता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। पी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं भाई, देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर? कौन सा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नहीं है भाई? पता है बीएसएनएल है, रिलायंस है, एयरटेल है, टीसीएस इंटरनेट सर्विस को प्रोवाइड नहीं करता है। सो ऑप्शन नंबर बी। आपने सुना है टीसीएस की कोई सिम सुनी है आपने? ठीक है, तो टीसीएस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नहीं है बेसिकली, तो ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। अब इस बात में आप कहेंगे ये वो, तो मुझे नहीं पता, लेकिन ऑप्शन इसका टीसीएस ही करेक्ट है। 4 types of channels used in a data communication LAN are twisted pair cable, coaxial cable and the radio waves। इसका ऑप्शन नंबर होगा, देखो 4 types of channel used in data communication। डेटा कम्युनिकेशन में 4 types के चैनल यूज करते हैं। LAN are twisted pair cable, twisted pair cable, coaxial cable, radio waves, और उसके अलावा हमारी फाइबर ऑप्टिक्स होती है। जब हम लोगों ने, मैंने आपको डेटा कम्युनिकेशन पढ़ाया था, तो मैंने आपको लोगों को पढ़ाया था वायर और वायरलेस, ठीक है। तो वायर्ड में मैंने आपको पढ़ाया था ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल और उसके बाद फाइबर ऑप्टिक्स। अब एक्सरेस, पीएसटीएन केबल्स, आईएसडीएन, ये सब हम लोग जो होते हैं चैनल्स के लिए तो यूज नहीं करते, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इसेंशियल फॉर WAN हार्डवेयर? तो हार्डवेयर WAN वाइड एरिया नेटवर्क के लिए, हार्डवेयर के लिए हम क्या यूज करते हैं? राउटर। तो राउटर इज द करेक्ट, ये एक हार्डवेयर है जो हम वाइड एरिया नेटवर्क के लिए बेसिकली यूज करते हैं। अब वाइड एरिया नेटवर्क के अलावा बेसिकली आपने देखा होगा LAN के लिए भी हम लोग राउटर का इस्तेमाल करते हैं, राउटर की यूज करते हैं। ये बस यही है कि आपको कंफ्यूज करने के लिए वाइड एरिया नेटवर्क यूज दे दिया गया है। बेसिकली नेटवर्किंग के लिए, डिवाइसेस के लिए राउटर का हमें इस्तेमाल करना होता है, तो ये बात करेक्ट है। इसमें कोई भी वो नहीं है कि ये LAN के लिए या WAN के लिए, WAN के लिए आएगा तब भी राउटर, LAN के लिए आएगा तब भी राउटर, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। बस क्वेश्चन में कंफ्यूज वो आपको कंफ्यूज करने के लिए ही तो देता है ये सब एक्स्ट्रा नाम, जिससे आप कंफ्यूज हो। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जो आपने पढ़ा है वो बिल्कुल करेक्ट है, एक्यूरेट है, और आपको अपनी जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनसे पीछे नहीं हटना है। आप इधर उधर नहीं भागेंगे उन चीजों से। अगर वो आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में करेंगे कि हाँ ये अप्रोच है, ये टॉपिक है, उसमें हमने ये पढ़ा है, तो आप क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे होपफुली। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ देखते हैं। इन द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ डिवाइसेस विच डिवाइसेस यूज टू नेटवर्क लेयर? नेटवर्क लेयर के लिए कौन सी डिवाइस का यूज करते हैं? क्वेश्चन नंबर, नेटवर्क लेयर के लिए नेटवर्क की बात है, मैंने अभी बताया LAN WAN LAN की, नेटवर्क की जब भी बात है एक डिवाइस याद रखना कि ये तो यूज होनी है राउटर। अगर राउटर के अलावा कोई और ऑप्शन है तो अब आप देखिएगा, अदरवाइज बिना देखे राउटर पे टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। अगली क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस कितनी बार पूछा गया है लेकिन अलग अलग तरीके से। देखो अगला क्वेश्चन फिर भी यही पूछा गया, ब्लैंक इज द डिवाइस फॉर फॉरवर्ड पैकेट्स बिटवीन नेटवर्क बाय द प्रोसीडिंग एंड द राउटिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग पैकेट। देखो एक क्वेश्चन को WAN के लिए यूज किया गया, LAN के लिए यूज किया गया, आपको अभी बोला गया कि नेटवर्किंग डिवाइसेस के लिए डायरेक्ट सिंपल तरीके से पूछा जा सकता है, राउटिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग पैकेट। अब देखो क्वेश्चन कितना घुमाया है। असली बात तो यही है ना कि भाई नेटवर्किंग की बात हो तो पैकेट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग की बात हो, नेटवर्किंग की बात हो तो नेटवर्किंग के लिए जो डिवाइस यूज हो रही है राउटर। ये बात दिमाग में भर लीजिए कि नेटवर्किंग की बात हो, पैकेट्स की बात हो, डिवाइसेस की LAN WAN मैन की बात हो, तो राउटर एक डिवाइस है जो जरूरत पड़ेगी। क्लियर। अब बात आती है विच ऑफ द फॉलोइंग अ डिवाइस यूज्ड फॉर कनेक्टेड टू सेपरेट ईथरनेट केबल्स। अब देखो जब दो सेपरेशन की बात हो, उनको हमें कनेक्ट करना हो तो ईथरनेट केबल कनेक्ट करनी हो, कोई भी केबल XYZ। लेकिन जब दो हमें अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट करना हो तो उसके लिए हम एक चीज का यूज करते हैं, ब्रिज का। तो ब्रिज एक डिवाइस है जो कनेक्ट टू दो सेपरेट नेटवर्क को इस्तेमाल करने के लिए हम ब्रिज का यूज करते हैं। ये बात आप याद रखिएगा, और जिन्होंने नेटवर्किंग डिवाइसेस की वाली वीडियो देखी होगी उनको ये शायद चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी, और जिन्होंने नहीं देखी है वो जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प टू कंट्रोल एक्सेस बिटवीन द इंटरनेट एंड इंट्रानेट और क्या बात हो रही है भाई? इंटरनेट की बात हो रही है, और यहाँ पे बात हो रही है इंटरनेट। टू परमिट द एक्सेस ऑफ इंटरनेट ओनली द टू पीपल हु आर मेंबर्स ऑफ द सेम ऑर्गेनाइजेशन। तो भाई देखो एक्सेस करने के लिए, देखो सेम ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं और इंटरनेट और इंट्रानेट है, उनको एक्सेस करने के लिए बीच में क्या लगी है भाई? जो एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं सेम ऑर्गेनाइजेशन की, जिसकी परमिट की बात हो, हमारी सिक्योरिटी की बात हो, एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो जब भी ऐसी वर्डों की बात हो तो बेसिकली बात यहाँ पे कंप्यूटर की हो रही है। मैं लैंग्वेज को आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट्स आपको आते हैं, बस नहीं आता है तो वो लैंग्वेज समझ में आती नहीं। कहेंगे मैम हमारी इंग्लिश तो बहुत अच्छी है, हमारी हिंदी तो बहुत अच्छी है,
तो बस इंग्लिश हिंदी की गड़बड़ी करते हैं हम लोग कि बस वो क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझ पाते, इसीलिए क्वेश्चन गलत करते हैं। अदरवाइज क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप करके देखिएगा। टफ और सिंपल क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज से बनते हैं, कॉन्सेप्ट हम सभी को आते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजुअली यूज्ड टू कनेक्ट द लैंड अनदर लैंड दैट इज यूज सेम प्रोटोकॉल। सेम प्रोटोकॉल में भाई सीधी सी बात अभी बताया, दो अलग अलग अनदर लैंड को यूज करना है, कनेक्ट करना है, दो अलग अलग डिवाइसेस को, दो अलग अलग नेटवर्किंग को, दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क को कनेक्ट करना है, तो उसके लिए हम ब्रिज का यूज कर रहे हैं। तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इमीडिएट सक्सीजर ऑफ हब। इमीडिएट सक्सीजर हब की जगह, इमीडिएट सक्सीजर हब का क्या है भाई, स्विच है। हब की जगह हमने स्विच यूज किया था, हब में बहुत सारी बुराइयां थी, इसी वजह से हमने स्विच यूज करना स्टार्ट किया था। तो हब का इमीडिएट सक्सीजर कौन है, स्विच है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। ये हमने नेटवर्किंग डिवाइसेस वाली वीडियो में कंप्लीट की हुई है चीजें, आप लोग जाके देख सकते हैं। विच ऑफ दीज नॉट स्विचिंग टेक्निक। स्विचिंग टेक्निक इनमें से कौन सी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी डेटा स्विचिंग टेक्निक नहीं है। सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग, आपके सीबीएसई और आपके सिलेबस के हिसाब से तीन ही स्विचिंग डिफाइन की गई है, सर्किट, डेटा, पैकेट। सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, नेटवर्किंग, नेटवर्क, सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग, सॉरी फॉर दैट। तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने तीन ही स्विचिंग करी हुई है, सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग। जो आपने नहीं किया वही आंसर हटा दो, डेटा स्विचिंग। अब कुछ लोग कहेंगे मैम डेटा स्विचिंग हमने पढ़ी, भाई क्वेश्चन में बोल रहा है आपने सीबीएसई ने तीन ही स्विचिंग डिफाइन की है और तीन ही आपके सिलेबस में दी है, अब तीसरी नहीं है तो इसके लिए नहीं है। अब कुछ क्वेश्चंस में बोलते बोलते फ्लो में मैं कुछ का कुछ बोल जाती हूँ, उसके लिए मैं दोबारा से सॉरी बोल के उसको सही भी कर लेती हूँ, आप लोग उसका। अगला है गूगल को, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, ये सारे भाई क्या है सभी को पता है, ये सिंपल है ब्राउज़र। कुछ क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं। वर्किंग ऑफ द वैन वाइड एरिया नेटवर्क जनरली इन्वॉल्व। वाइड एरिया नेटवर्क में टेलीफोन लाइन्स इन्वॉल्व होती है, माइक्रोवेव होती है, सैटेलाइट। भाई वाइड एरिया नेटवर्क है तो बहुत सारी सैटेलाइट्स के थ्रू हम देखा होगा कनेक्ट है, टेलीफोन लाइन्स के थ्रू कनेक्ट है, माइक्रोवेव्स के थ्रू भी कनेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी, जब वाइड एरिया नेटवर्क की बात आ रही है तो ये सभी इसके सही आंसर होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी एक हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर। अब बात आती है हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेनी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देयर ऑफिसेस इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड कनेक्ट द कंप्यूटर्स थ्रू telecommunication satellites, telephone lines such as communication network is called। तो भाई बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में टेलीकम्युनिकेशन लाइन, सैटेलाइट्स वगैरह कनेक्ट होती है, तो जब सैटेलाइट की बात आती है तो सीधी सी बात वाइड एरिया नेटवर्क आप यूज करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। POP3 और IMAP ईमेल अकाउंट्स इन विच। भाई POP3 और IMAP ईमेल अकाउंट विच। वन, पहला ऑप्शन है वन ऑटोमेटिकली गेट वंस मेल एवरी डे, वन हैज टू कनेक्टेड टू सर्वर एंड टू रीड और राइट्स वंस मेल, वन ओनली हैज बी कनेक्टेड द सर्वर एंड टू सेंड एंड रिसीव ईमेल, वन डज नीड। भाई देखो, पहला टेलीफोन लाइन की नीड नहीं होती, ऐसा नहीं है, होती है। वन ऑटोमेटिकली गेट्स वंस मेल एवरी डे कौन मेल्स को देख रहा है या नहीं देख रहा वो उससे मतलब ही नहीं है। वन टू बी कनेक्टेड टू द सर्वर टू रीड और राइट वंस मेल, भाई कोई सर्वर से कनेक्ट हो रीड राइट करेगा, ये तो बात गलत हो गई। वन ओनली हैज टू बी कनेक्टेड टू सर्वर सेंड, और भाई IMP और POP का यूज ही सिंपल हम इसलिए कर रहे हैं SMTP ट्रांसफर के लिए, POP3 और IMP का यूज कर रहे हैं हम सेंड और रिसीव के लिए। अपलोडिंग और डाउनलोडिंग के लिए हम सिंपली POP3 का और IMAP का यूज कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 46 है डेटा कम्युनिकेशन आर द ट्रांसफर ऑफ डेटा थ्रू सम ट्रांसमिशन मीडियम, लीनियर मीडियम, नेटवर्क लैन, प्रोटोकॉल। भाई पता है डेटा कम्युनिकेशन की बात आएगी तो ट्रांसमिशन मीडियम, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 47। कीबोर्ड एंड ट्रेडिशनल मॉनिटर आर। कीबोर्ड और ट्रेडिशनल मॉनिटर क्या है भाई, सिंप्लेक्स डिवाइसेस हैं। देखो सिंप्लेक्स और डुप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आप कहेंगे नेटवर्किंग में नहीं पढ़ा, हम लोगों ने ये पढ़ा था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, सिंप्लेक्स डुप्लेक्स। अभी मैं एक शॉर्ट में बता दे रही हूँ। सिंप्लेक्स जहाँ पे हम डेटा को एक मतलब हम लोग अपना कीबोर्ड या मॉनिटर है उसको जैसे कीबोर्ड से हम इनपुट दे रहे हैं, वो हमारे पास एक हम सिर्फ एक साइड ही, तो मतलब यूनी प्रोसेसर हो गया ना, हम सिर्फ एक
बात कर रहे हैं तो सिर्फ आप बात कर रहे हैं, सामने वाला आपको रिप्लाई नहीं दे पा रहा है, मतलब सेंडिंग और रिसीविंग नहीं हो, या तो सिर्फ सेंडिंग हो या सिर्फ रिसीविंग हो, तो बात होती है सिंप्लेक्स की। तो कीबोर्ड और मॉनिटर में मॉनिटर हमें सिर्फ आउटपुट दे रहा है और कीबोर्ड से हम इनपुट दे रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ वन मीडियम की एक जगह की बात हो। तो इन शॉर्ट ये समझो, सिंप्लेक्स में हम यूनिडायरेक्शनल यानी एक बार में एक ही या तो सेंड कर पा रहे हैं, रिसीव कर पा रहे हैं, तो बात सिंप्लेक्स की हो रही है। डुप्लेक्स में यानी हम दोनों काम कर पा रहे हैं, तो हमारी बात डुप्लेक्स की हो जाती है। हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स ये सब चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और हम रिवीजन भी कर लेंगे अभी, लेकिन जिनको पढ़ना है वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वाली पुरानी क्लासेस में देख सकते हैं, मैं ये करा चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं। The effectiveness of the data communication system depends on the four fundamental characteristics. फोर फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं हमारी जब हम भाई डेटा को सेंड करते हैं। तो फोर फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी जब डेटा कम्युनिकेशन करते हैं तो क्या क्या होती है भाई, याद रखिएगा। पहला डिलीवरी, मैसेज को डिलीवर करना। दूसरा एक्यूरेसी, एक्यूरेसी से होना चाहिए, ठीक है। तीसरा टाइमलीनेस, हमारा मैसेज टाइमलीनेस होना चाहिए। चौथा है जिटर। जिटर का मतलब क्या होता है, ये है इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। बात समझ में आई। बेसिकली जब भी बात आए कि हमें कम्युनिकेशन करना है तो हमारे लिए क्या क्या कम्युनिकेशन की फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, तो पहली बार डिलीवरी होनी चाहिए, एक्यूरेसी से होनी चाहिए, टाइमली होनी चाहिए, और उनके बीच में कुछ प्रोटोकॉल इस्तेमाल हो रहे हैं तो इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन नंबर देखिए डिलीवरी और एक्यूरेसी, ऑप्शन नंबर पहला सही है। टाइमलीनेस एंड जिटर, बी ऑप्शन भी करेक्ट है, जिटर एंड डिलीवरी। फिर बाकी वही सारी चीजें आ गई, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, जिसमें कि चारों चीजें शामिल है। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। प्रोपोगेशन टाइम इज इक्वल टू, प्रोपोगेशन ऑफ टाइम इज इक्वल टू क्या होता है भाई, डिस्टेंस अपॉन प्रोपोगेशन स्पीड। प्रोपोगेशन टाइम किसके बराबर होता है, प्रोपोगेशन टाइम होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बेसिकली कुछ याद नहीं आया, याद रखना, हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि एक चीज पढ़ी हुई थी, फिजिक्स में पढ़ी है हम लोगों ने कि टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस स्पीड। बस यही वाली बात है कि अब यहाँ पे क्या होता है, डिस्टेंस की जगह डिस्टेंस है, प्रोपोगेशन प्रोपोगेशन लगा दो, स्पीड स्पीड लगा दो, तो वही फॉर्मूला बन गया, प्रोपोगेशन टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन प्रोपोगेशन स्पीड। क्लियर बात आ गई। अब पीरियड इज इनवर्स ऑफ, पीरियड भाई किसका इनवर्स होता है, क्वेश्चन नंबर 50 की बात आती है तो पीरियड फ्रीक्वेंसी का इनवर्स होता है। जब पीरियड की बात है तो पीरियड किसका इनवर्स होता है, फ्रीक्वेंसी का। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो देखिए, द ब्लैक एंड व्हाइट टीवी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ब्लैक और व्हाइट टीवी किसका एग्जाम्पल है, नॉन पीरियोडिक कंपोजिट सिग्नल्स, पीरियोडिक कंपोजिट सिग्नल्स और पीरियोडिक सिग्नल्स। तो नॉन ब्लैक एंड व्हाइट टीवी नॉन पीरियोडिक, पीरियोडिक मतलब जो हम लोग कलर टीवी यूज कर रहे हैं वो पीरियोडिक का एग्जांपल है, और जब हम ब्लैक एंड व्हाइट यूज कर रहे हैं तो नॉन पीरियोडिक का एग्जांपल है। तो ऑप्शन नंबर एक याद रखिएगा कि जब पीरियोडिक की बात हो तो पीरियोडिक मतलब जिसमें कलर है, नॉन पीरियोडिक जिसमें हम सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी यूज करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट कलर यूज करते हैं। तो ब्लैक एंड व्हाइट जो टीवी होती थी वो नॉन पीरियोडिक कंपोजिट सिग्नल पर बेस्ड है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चलते हैं। इफ अ सिग्नल डज नॉट चेंज एट ऑल, सिग्नल जब बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है, इट्स फ्रीक्वेंसी इज, तो इसकी फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट होती है। भाई जब सिग्नल चेंज नहीं होगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट होगी। ये हमारा सिग्नल है, कोई नहीं चेंज हो रहा तो इसकी फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट। आप लोगों ने देखा होगा कि भाई जब हम हार्ट बीट वगैरह चेक करते हैं तो जब कोई इंसान डेथ हो जाता है तो उसकी एक लाइन दिखा देता है, तो बेसिकली वो क्या है, ये क्या है कि भाई अब उसका जो सिग्नल है वो चेंज नहीं हो रहा, उसकी फ्रीक्वेंसी अब इनफाइनाइट है, वो चलती जाएगी बस एक ही लाइन में, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, इनफाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ चलते हैं। एनालॉग डेटा रिफर्स टू द इंफॉर्मेशन दैट इज बी कंटिन्यूअस स्टेट। एनालॉग डेटा कंटिन्यूअस स्टेट में होता है, एनालॉग सिग्नल्स एनालॉग डेटा कंटिन्यूअस स्टेट में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। और क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ चलते हैं। वी सेंड अ वॉइस सिग्नल फ्रॉम अ माइक्रोफोन और टू अ रिकॉर्डर, द ट्रांसमिशन इज, तो ट्रांसमिशन कैसा होगा, ऑप्शन नंबर ए बेस बैंड ट्रांसमिशन।
जब हम लोग वॉइस सिग्नल को यूज करते हैं माइक्रोफोन और रिकॉर्डर से, तो इसका जो ट्रांसमिशन होगा वो बेस बैंड ट्रांसमिशन होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन थोड़ी जल्दी जल्दी करते हैं जिससे कि हमारे आज 100+ क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, जो टारगेट है वो पूरा हो जाए। क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ चलते हैं। द डेटा रेट डिपेंड्स अपॉन, द डेटा रेट किस पर डिपेंड होती है? तो बैंडविड्थ पर डिपेंड होती है, लेवल ऑफ सिग्नल्स पर, लेवल ऑफ नॉन पर। तो जो डेटा रेट होती है याद रखिएगा वो बैंडविड्थ, सिग्नल्स और हमारे नॉइस सभी चीजों पर निर्भर करती है, सभी चीजों पर डिपेंड होती है। तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ चलते हैं। बिट रेट भाई क्या है? तो बिट रेट हमारी है बिट्स पर सेकंड। बिट रेट मींस बिट्स पर सेकंड। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बिट रेट मतलब बिट पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं भाई। डिजिटल डेटा रेफर्स टू द इंफॉर्मेशन दैट इज, तो जो डिजिटल डेटा होता है वो भाई जब हम एनालॉग की बात कर रहे थे तो एनालॉग में कंटिन्यूअस आएगा, डिजिटल की बात हो रही है तो डिस्क्रीट की बात हो रही है। अभी एनालॉग बात की थी इससे ऊपर, अब यहाँ पे डिजिटल की बात हो रही है। तो डिजिटल डेटा या डिजिटल सिग्नल की बात हो तो वो डिस्क्रीट मोड पे होंगे, उसकी इंफॉर्मेशन डिस्क्रीट मोड पे होगी। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ चलते हैं। द टर्म दैट रेफर्स टू चेंज द डिजिटल सिग्नल टू एन एनालॉग सिग्नल फॉर ट्रांसमिशन इज कॉल्ड, भाई डिजिटल से एनालॉग की तरफ चेंज किया मॉड्यूलेशन, एनालॉग से डिजिटल की तरफ चेंज किया डीमॉड्यूलेशन। बेसिकली ये क्या है? मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। तो हम लोगों ने पढ़ा था ना मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन, ठीक है। तो ये हम लोग जो चेंज कर रहे हैं डिजिटल सिग्नल से एनालॉग की तरफ और एनालॉग से डिजिटल सिग्नल की तरफ, तो मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन, और ये क्या यूज करते हैं हम, बताइए इसके लिए कौन सी डिवाइस यूज करते हैं? ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्योंकि मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। तो डिजिटल से एनालॉग की तरफ हम जो यूज करते हैं वो मॉड्यूलेशन यूज करते हैं। अगर यही एनालॉग से डिजिटल की बात आ जाएगा तो डिजिटल डीमॉड्यूलेशन आएगा, लेकिन इसके लिए कौन सी डिवाइस होती है वो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। अ साइन वेव इज डिफाइनेड बाई, साइन वेव किसके द्वारा डिफाइनेड होती है? एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, फेज, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव साइन वेव, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, फेज सभी के द्वारा डिफाइन की जाती है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ वेवलेंथ इक्विवेलेंट टू द, तो वेवलेंथ किसके इक्विवेलेंट होती है? बिट लेंथ की। तो वेवलेंथ किसके इक्विवेलेंट होती है? बिट लेंथ की। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई 61। द टर्म दैट रेफर्स टू लॉस ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड, तो लॉस ऑफ एनर्जी को हम अटेनुएशन बोलते हैं। लॉस ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू अटेनुएशन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। Question number 62. If a noiseless channel with the bandwidth of 3000 Hz transmitting a signal with two signals level maximum bit rate निकालनी है, तो भाई एक चीज याद रखिएगा कि bit rate बराबर क्या होता है? 2 into bandwidth, 2 into bandwidth, ये bit rate का फॉर्मूला होता है, चाहो तो लिख लो, into log base 2L। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है? बिट रेट। 2 इंटू बैंडविड्थ कितनी दी हुई है? 3000 हर्ट्ज, तो 3000 इंटू लॉग बेस 2L। अब यहाँ पे हमारा L कितना मतलब सिग्नल लेवल कितने? L का मतलब लेवल ऑफ सिग्नल्स, तो कितने लेवल ऑफ सिग्नल है? 2, तो 2। अब देखिए 2 इंटू 3000 6000 हो गया, और लॉग बेस 2 लॉग 2 की वैल्यू क्या होती है? 1। लॉग बेस 2 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो इसका आंसर क्या आ गया? 6000 बीपीएस, ठीक है, बिट पर सेकंड। बिट रेट क्या होगी? 6000 बिट पर सेकंड। इसका आप वो सॉल्यूशन लिख सकते हैं कि बिट रेट का फॉर्मूला होता है 2 इंटू बैंडविड्थ इंटू लॉग बेस 2L। L का मतलब सिग्नल लेवल, बैंडविड्थ 3000 हर्ट्ज हमें दी हुई है। ऐसे क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन डेटा कम्युनिकेशन वी यूज पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल एंड नॉन पीरियोडिक डिजिटल सिग्नल। डेटा कम्युनिकेशन में हम पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल यूज करते हैं और नॉन पीरियोडिक डिजिटल सिग्नल यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। अगली बात करते हैं रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी कंटेंट, जो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो कंटेन करती है वेवलेंथ को, बैंडविड्थ को, एम्पलीट्यूड को या कंपोजिट। तो क्या कंटेन करती है भाई? बैंडविड्थ को। रेट ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात है, रेट ऑफ फ्रीक्वेंसी करती है किसको कंटेन करती है? किस सिग्नल्स को? तो बैंडविड्थ। एसएनआर
स्टैंड फॉर? SNR मतलब क्या हो गया? सिग्नल नॉइस रेशियो। SNR मतलब सिग्नल नॉइस रेशियो। अगली बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 66, द पैरामीटर दैट रेफर्स टू द सिग्नल लेवल आर ऑन वन साइड ऑफ द टाइम एक्सिस आइदर एवर और बिलो इज। तो क्या होगा इसका आंसर? यूनिपोलर। क्यों होगा? द पैरामीटर बोल रहा है, पैरामीटर किसका? सिग्नल लेवल का। वन साइड से, वन साइड मतलब टाइम एक्सिस का, एक साइड के टाइम एक्सिस से सिग्नल का लेवल डिसाइड करना है हमें, आइदर या तो ऊपर हो या वो नीचे हो। तो ये वाली जब कंडीशन आ जाएगी तो वो बोल के यूनिपोलर, पोलर, यूनिपोलर मतलब जो यूनिपोलर है वो सिग्नल का वो लेवल है जिस सिग्नल का टाइम एक्सिस लेवल है, या तो वो आइदर एबव हो या वो बिलो हो। तो पैरामीटर रेफर्स सिग्नल्स लेवल वन साइड ऑफ टाइम एक्सिस की तरफ, तो वो एबव और बिलो उसको बोलते हैं हम यूनिपोलर, यानी या तो ऊपर यूनिपोलर, ऊपर या नीचे में से कहीं एक। सिंक्रोनाइज। अब अगला क्वेश्चन 67 देखते हैं। सिंक्रोनस ट्रांसमिशन वी सेंड बिट्स वन आफ्टर द अनदर विदाउट स्टार्ट बिट। हम लोगों ने सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में बिट्स जब एक जगह से दूसरी जगह पे बिट सेंड किए कुछ, तो उसमें हम लोग किसके बिना बिट सेंड करते हैं? स्टार्टिंग बिट, एंड बिट, गैप बिट, स्टॉप बिट। ये अभी इसमें एंड बिट नहीं दिया है, स्टार्टिंग बिट और स्टॉप बिट दिया है, गैप बिट, इनके बीच में कोई बिट देते हैं या ऑल ऑफ दी। तो हाँ, हम इन सभी का यूज करते हैं किसके लिए? सिंक्रोनस। एसिंक्रोनस में हम नहीं यूज करते, बट सिंक्रोनस में हम स्टार्टिंग और स्टॉप बिट और गैप बिट देते हैं। क्लियर बात है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68, द ट्रांसमिशन दैट इज यूज विदाउट द टाइमिंग सिग्नल इज कॉल्ड। क्या बोलते हैं भाई? एसिंक्रोनस। ट्रांसमिशन यूज विदाउट द टाइमिंग सिग्नल, एसिंक्रोनस। विदाउट टाइमिंग सिंक्रोनस की बात आए तो एसिंक्रोनस, टाइमिंग सिग्नल की बात आए तो क्या होगा? सिंक्रोनस। बॉन्ड रेट इज द नंबर ऑफ, क्या होगा? सिग्नल एलिमेंट्स पर सेकेंड। ये चीजें आप नोट कर लीजिए चाहो तो, या याद कर लीजिएगा डायरेक्ट। जो चीजें आप लोगों को इंपॉर्टेंट लग रही हैं और जो लग रहा है इंपॉर्टेंट, ये सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 70, बैंडविड्थ इज द प्रोपोर्शनल टू, बैंडविड्थ किसके प्रोपोर्शनल होती है? बॉन्ड रेट अभी बताया, बैंडविड्थ इज इक्वल्स टू, जो हमने पढ़ा अभी वही क्वेश्चन अपोजिट पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 देख लेते हैं। ट्रांसमिशन मीडिया आर डायरेक्टली कंट्रोल बाय, ट्रांसमिशन मीडिया किसके द्वारा कंट्रोल होता है? भाई फिजिकल लेयर के द्वारा कंट्रोल होता है। ये हम लोगों ने जो OSI मॉडल पढ़ा था उसका क्वेश्चन है कि ट्रांसमिशन जो मीडिया होता है वो डायरेक्टली किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? तो डायरेक्टली वो फिजिकल लेयर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 72 देख लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेंजिंग इन द फ्रीक्वेंसी बिटवीन 3 kHz to 1 GHz। अब ये जो फ्रीक्वेंसी रेंज है ये किसकी है? तो बेसिकली ये जो फ्रीक्वेंसी रेट है वो यूज की गई है हमारी किसके लिए? इंफ्रारेड के लिए, इंफ्रारेड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्विस्टेड पेयर और कोएक्सियल केबल जो होती हैं वो किसकी होती है? भाई कॉपर की होती है, सीधी सी बात, ये तो हम सभी को पता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। RG59 इज यूज, RG59 यूज करते हैं हम डिश टीवी में, RG59 का यूज करते हैं डिश टीवी में। जब मैंने RG59 पढ़ाया था आपको डिजिटल डिवाइसेस में, डिवाइसेस कम्युनिकेशन डिवाइसेस में, तब मैंने आपको ये एग्जांपल भी दिया था। RG59 डिश टीवी में या केबल टीवी में हम यूज करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन लाइज अबाउट, लाइन ऑफ साइट का प्रोपोगेशन किसके अबाउट होता है? तो भाई इसका प्रोपोगेशन होता है 30 मेगाहर्ट्ज। 30 मेगाहर्ट्ज, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 देख लेते हैं। 3 किलोहर्ट्ज टू 300 kilohertz is reverse for radio wave and microwave that is actually ground propagation। तो जो 3 kilohertz से 3000 kilohertz is reverse जो रेडियो वेव यूज की जाती है, माइक्रोवेव यूज की जाती है, वो बेसिकली क्या है? ग्राउंड प्रोपोगेशन। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, अनगाइडेड मीडियम इज, जो अनगाइडेड मीडियम है वो हमारा फ्री स्पेस है यानी वायरलेस, जैसे कि हमारा रेडियो वेव, इंफ्रारेड वेव हुआ, ये सब हमारे क्या है? अनगाइडेड मीडियम। ये बात सभी को आई होप पता होगा।
क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ चलते हैं। रेडियो वेव क्या है भाई? तो ये जो रेडियो वेव है वो हमारी ओमनी डायरेक्शनल है। रेडियो वेव क्या है? हमारी ओमनी डायरेक्शन। ठीक है, अगली बात आती है 79 की। 79 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कम्युनिकेशन चैनल इज शेयर्ड बाय ऑल ऑफ द मशीन्स ऑन द नेटवर्क इज। तो जो कम्युनिकेशन चैनल है वो चैनल एक तरह से हमें पता है चैनल क्या होता है, ब्रॉडकास्ट। जो चैनल के लिए ब्रॉडकास्ट टर्म यूज किया जाता है तो ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 80 है। 3 और मोर डिवाइसेस शेयर्स अ लिंक कनेक्शन। 3 और मोर डिवाइसेस एक कनेक्शन को यूज करते हैं तो भाई वो मल्टी पॉइंट की बात की जाए। 3 और मोर डिवाइसेस शेयर अ लिंक, एक लिंक को शेयर कर रहे हैं 3 या 3 से ज्यादा डिवाइसेस, तो उसकी बात वो किसकी बात कर रहे हैं? मल्टी पॉइंट की। तो क्वेश्चन नंबर 81 की बात करते हैं। माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी बिटवीन, माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 1 से 300 गीगाहर्ट्ज तक। क्लियर। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है in line or side propagation very high frequency signal are transmitted in a signal lines directly from the antenna। तो directly from the antenna to antenna, कहां से कहां तक? तो antenna from antenna in a line or side propagation very high frequency signal are transmitted in the straight line directly from antenna to antenna। समझ में आया? हाई प्रोपोगेशन, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल किस तरीके से स्ट्रेट लाइन में डायरेक्ट ट्रैवल होते हैं और एंटीना से एंटीना, लाइन ऑफ प्रोपोगेशन, लाइन ऑफ साइट यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करते हैं। द मोस्ट कॉमन अनशील्डेड ट्विस्टेड कनेक्टर, मोस्ट कॉमन अनशील्डेड ट्विस्टेड भाई RG45 अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर कनेक्टर। ये जो RG45 RG53 ये क्या है? बेसिकली कनेक्टर है, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, डिश टीवी के लिए कनेक्टर यूज किया गया था। सो अभी यहाँ पे बात की जा रही है ट्विस्टेड पेयर कनेक्टर। तो ट्विस्टेड पेयर कनेक्टर की बात की जाती है तो ट्विस्टेड पेयर कनेक्टर RG45 ये मोस्ट अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर कनेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 84। अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर यूज फॉर टेलीफोन, टी लाइन, लैन, टोकन रिंग नेटवर्क। इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा। टेलीफोन लाइन, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर यूज की जाती है टेलीफोन लाइन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 84 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 85 की, इन दिस टोपोलॉजी देयर इज अ सेंट्रल कंट्रोलर। सेंट्रल कंट्रोलर होता है और बाकी सारी डिवाइसेस, सारे हब कनेक्ट होते हैं। तो सेंट्रल में क्या होता है भाई? सेंट्रल का मतलब स्टार। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, बात समझ में आए? आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो रही होंगी और वीडियो अच्छा लग रहा है तो भाई लाइक जरूर कर दीजिए। ये सारे क्वेश्चंस आपको आपके लिए एक एक जगह से निकाले हैं, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन मैंने बेस्ट से बेस्ट ट्राई किया है बस, और ऐसे ही आगे अपनी वीडियोस में इंप्रूवमेंट करती ही जाऊंगी। बस चैनल को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही बस चैनल पर बने रहें। अगला क्वेश्चन है, दिस टोपोलॉजी रिक्वायर मल्टी पॉइंट कनेक्शन। मल्टी पॉइंट कनेक्शन के लिए कौन सी टोपोलॉजी का यूज करते हैं भाई? मल्टी पॉइंट कनेक्शन के लिए तो देखो भाई, स्टार सेंट्रल हब होता है। मैश में, मैश टोपोलॉजी सारे कनेक्शन, सारी जो हब्स होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। रिंग में हर एक डिवाइस एक दूसरी डिवाइस से कनेक्ट होती है। और जो मल्टी पॉइंट की बात की जाए तो मल्टी पॉइंट जो होती है वो हमारी होती है बस। ठीक है, तो बस टोपोलॉजी इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 87। इन फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP while the control connection is open, the data connection can be open and close। तो इसका मतलब हो गया मल्टीपल टाइम्स। मतलब क्या है? FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल में कंट्रोल कनेक्शन इज ओपन एंड द डेटा कनेक्शन कैन बी, जब कंट्रोल कनेक्शन ओपन होगा तो डेटा कनेक्शन कैन बी ओपन और क्लोज हो सकता है मल्टीपल टाइम्स। कितने टाइम्स? मल्टीपल टाइम्स। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। मतलब जब जो हमारा बात क्या बोला जा रहा है, जो कंट्रोल कनेक्शन है अगर वो ओपन है तो जो डेटा कनेक्शन है वो हमारा ओपन और क्लोज दोनों हो सकता है और ये कितने भी बार हो सकता है। ठीक है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP uses the well known port 21 used for control connection, well known port 24। देखो, जो कंट्रोल कनेक्शन के लिए FTP यूज करता है वो पोर्ट 21 यूज करता है, लेकिन जो डेटा कनेक्शन के लिए यूज करता है वो करता है पोर्ट डेटा कनेक्शन के लिए यूज करता है वो यूज करता है पोर्ट 20। क्लियर?
क्वेश्चन नंबर 89 देख लेते हैं। टेलनेट इज अ जनरल पर्पस क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, होस्ट सर्वर एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, रिमोट सिस्टम टर्मिनल इम्यूलेटर। तो इसका ऑप्शन नंबर 89 का होगा क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन प्रोग्राम। टेलनेट क्या होता है? क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो इसका पर्पस क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन प्रोग्राम के लिए हम इसका जनरल यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। टेलनेट बेसिकली टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क जो रिमोट एक्सेस के लिए यूज करते हैं, क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन प्रोग्राम है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 19, एफटीपी जो यूज करते हैं, एफटीपी का यूज करते हैं। एफटीपी यूजेस द सर्विस ऑफ, एफटीपी जो सर्विस यूज करती है बेसिकली टीसीपी, मैंने बताया जैसा कि आपको बताया भी था, टीसीपी इज द बैकबोन ऑफ ऑल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये एक हमारा बोलते हैं कि मेन प्रोटोकॉल बोलते हैं, इसे बैकबोन ऑफ द प्रोटोकॉल बोलते हैं। तो ये एफटीपी और जितने भी सारे प्रोटोकॉल है वो बेसिकली टीसीपी के ऊपर ही वर्क करते हैं। तो एफटीपी यूजेस द सर्विस ऑफ टीसीपी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। इन द हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सपोर्ट, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है प्रॉक्सी सर्वर को। ये बात आप याद रखिएगा कि हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो सपोर्ट करता है वो सर्वर को सपोर्ट करता है, और प्रॉक्सी सर्वर को, जो आपकी प्रॉक्सी होती है उसकी सर्वर को सपोर्ट करता है। सॉरी फॉर दैट। क्वेश्चन नंबर कहां थे हम लोग? हाँ, क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP यूजेस द सर्विस ऑफ TCP ऑन। TCP की सर्विस किस कौन से पोर्ट पर? ये पोर्ट नंबर याद रखिएगा। देखो जो जो पोर्ट मैंने अभी बताया उसमें आप क्या करिएगा, कॉपी पे पोर्ट लिखिएगा। HTTP के लिए, FTP के लिए, जो जो पोर्ट मैंने आज बताया वो याद रखिएगा, बस उतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा शायद नहीं पूछ रहेंगे। तो HTTP के लिए, HTTP सर्विस के लिए पोर्ट 80 का यूज करते हैं, इतना काफी है। क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ चलते हैं। If five files are transferred from a server to a client same session, the number of connection between A and B। तो भाई ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको देखते हैं। भाई देखिए, जो फाइल ट्रांसफर है मतलब हमारा FTP, बेसिकली जो फाइल ट्रांसफर हो रही है वो हर एक फाइल अपना सेपरेट कनेक्शन करेगी, यानी हर एक फाइल का एक सेपरेट कनेक्शन होगा, उसे हम कंट्रोल कनेक्शन बोलेंगे। तो हर एक फाइल का एक कंट्रोल कनेक्शन होगा और डेटा कनेक्शन होगा। तो डेटा कनेक्शन कितनी फाइल है? डेटा मतलब 5 फाइल है, तो 5 तो डेटा कनेक्शन होंगे। क्वेश्चन समझ में आया ना? 5 फाइल्स आर ट्रांसफर फ्रॉम सर्वर A एंड क्लाइंट B इन द सेम सेशन। एक नंबर ऑफ कनेक्शन बताने हैं हमें, A और B के बीच में सेम सेशन में फाइल ट्रांसफर हो रही है, हमें नंबर ऑफ कनेक्शन बतानी है। तो 5 डेटा कनेक्शन होंगे, हर एक फाइल के लिए एक सेपरेट कनेक्शन होगा, ठीक है। और 1 होता है कंट्रोल कनेक्शन, जो इनको कंट्रोल करने के काम आता है। तो 1 कंट्रोल कनेक्शन। तो टोटल कनेक्शन कितने हो गए? 6। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, ठीक है। जितनी अभी 5 की जगह यहाँ पे 10 डेटा फाइल्स हो तो यहाँ पे कनेक्शन कितने बनेंगे? 11, यानी एक हमारा कंट्रोल कनेक्शन बनेगा, और जितनी फाइल है या जितने डेटा है, पैकेट्स है, उतने कनेक्शन बनेंगे। उसके अलावा एक हमारी कंट्रोल कनेक्शन बनेगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल यूज फॉर रिसीव मेल? तो मेल को रिसीव करने के लिए देखो, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। तो ऑल ऑफ द एबव। Unlike user datagram protocol UDP, the transmission control protocol has services which is जो unlike user datagram protocol है UDP and transmission protocol service है, वो क्या है भाई? ये हमारी कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज है। द मैक्सिमम साइजेस ऑफ TCP हेडर, तो मैक्सिमम साइजेस जो होता है वो TCP हेडर का भाई कितना होता है? 60 बाइट होता है, याद रखिएगा। मैक्सिमम साइज ऑफ TCP हेडर कितना होता है? 60 बाइट। अगला क्वेश्चन है, इफ एन एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल रिक्वेस्ट ए ब्रॉडकास्ट एंड एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल रिप्लाई इज। तो जब एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल है ये ब्रॉडकास्ट हो जाएगा, रिक्वेस्ट, उसकी जो रिक्वेस्ट है वो ब्रॉडकास्ट रहेगी। तो एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल रिप्लाई में क्या भेजेगा? तो रिप्लाई में भेजेगा वो यूनिक कास्ट। तो रिप्लाई क्या आएगा उसका? यूनिक कास्ट। तो रिप्लाई क्या हो जाएगा? यूनिक कास्ट। मतलब ब्रॉडकास्ट मैसेजेस जब ब्रॉडकास्ट होंगे तो वो एक जगह से तो ब्रॉडकास्ट होंगे। तो ऐसे ही जब ये ब्रॉडकास्ट मैसेजेस हैं
तो यहाँ पर जो सिग्नल्स पे आएंगे वो एक जगह ही तो आएंगे, तो यूनिकास्ट मतलब एक जगह इकट्ठा होना। अगली बात आती है क्वेश्चन नंबर 98, IPv4। ये मैं ऊपर भी बता चुकी हूँ, IPv6 का क्वेश्चन था, यहाँ पे IPv4 का है। तो IPv4 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं 32 बिट, IPv6 के लिए क्या यूज करते हैं 128 बिट। याद कर लो। द 14.231.208 एड्रेस लाइंस इन विच क्लास। तो भाई देखिए, ये याद रखना, आपको मैं एड्रेस लाइन याद कराती हूँ, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि जो हमारी आईपी एड्रेस क्लासेस होती हैं, क्या होता है आईपी एड्रेस क्लासेस होती हैं, ये हमने क्लास में डिस्कस नहीं किया था, बस आप इन शॉर्ट याद करो। तो हमारी जो क्लास होती है वो ABCDE तक होती है। अगर उसका जो फर्स्ट नंबर है, पहचानने का तरीका, क्वेश्चन डायरेक्ट करना है, पहचानने का तरीका, अगर फर्स्ट नंबर 0 से 127 है तो हमारी क्लास ए से है। फर्स्ट नंबर 128 से लेकर हमारा 191 तक है तो क्लास बी है। अगर वो 192 से लेकर 223 तक है तो वो क्लास सी है। और अगर वो हमारा 224 से लेकर 239 तक है तो क्लास डी है। और हमारा 239 से एवव है, यानी 240 से लेकर 255 तक है तो वो हमारा क्लास ई है। क्लियर। अब यहाँ पे देखो, क्लास पूछ रहा है एड्रेस लाइज किस क्लास में लाई होता है, 14 है। 14 हमारा 0 से 120 स्टार्टिंग फर्स्ट वाला देखो 14, 23, 1208। अब लेकिन यहाँ पे हमें क्या देखना है, सिर्फ फर्स्ट वाला नंबर देखना है, 14 है। 14 कहाँ एस्टेब्लिश हो रहा है, 0 और 127 के बीच में, तो क्लास ए इज अ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, वो भी हम इसके बिहाफ पर ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 100 क्या बोल रहा है, इफ क्लास आईपी एड्रेस इज 208345412 विल बी। तो क्लास कौन सी होगी, तो 208 हमारा कहाँ लाई हो रहा है, 208 हमारा 192 और 223 के बीच में याद हो रहा है, तो यानी क्लास सी। तो क्लास सी इसका राइट आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, जिसका क्लास सी राइट आंसर होना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग, ये याद रखेंगे। कुछ क्लास सी राइट आंसर है, आप लोग वापस से देख सकते हैं। देखिए, तो क्लास सी हमारा राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन मैंने कहा था 100 प्लस क्वेश्चन कराऊंगी, 100 क्वेश्चन फिनिश हो चुके हैं। आगे कितने क्वेश्चन है, जितने होंगे इसमें वो मैं कराऊंगी। इस पीडीएफ में जितने भी क्वेश्चन होंगे, इस फाइल में जितने क्वेश्चन होंगे, हम सारे करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टास्क नॉट फॉर डेटा नॉट बाय डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर के लिए कौन सा टास्क नहीं है, चैनल कोडिंग। चैनल कोडिंग देखो फ्रेमिंग करता है, डेटा लिंक लेयर एरर कंट्रोल करता है, फ्लो कंट्रोल करता है, लेकिन चैनल कोडिंग नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। वर्चुअल सर्किट VCN जो होता है वो नॉर्मली इंप्लीमेंटेड होता है, जो VCN इंप्लीमेंटेड होता है नेटवर्क लेयर पे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है वर्चुअल सर्किट नेटवर्क एंड डेटाग्राम नेटवर्क आर द सब कैटेगराइज। तो वर्चुअल सर्किट नेटवर्क और डेटाग्राम नेटवर्क है वो सब कैटेगराइज्ड है पैकेट स्विचिंग नेटवर्क में। तो पैकेट स्विच इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 104 होगा। आगे 104 देखते हैं। पैकेट स्विच नेटवर्क रिसोर्सेज आर एलोकेटेड रैंडमली। रिसोर्सेज रैंडमली एलोकेट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 है। क्वेश्चन नंबर 105 डेटाग्राम स्विचिंग इज डन बाय अ नेटवर्क लेयर, फिजिकल लेयर, सेशन लेयर या डेटा लिंक लेयर। तो डेटा लिंक लेयर पर हमारे डेटाग्राम स्विचिंग डन होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 106 देते हैं। सेटअप डेटा ट्रांसफर एंड कनेक्शन टीयर डाउन आर 3 फेसेस ऑफ। किसके फेसेस हैं, ये सर्किट स्विचिंग के फेसेस हैं। सर्किट स्विचिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। डेटा ट्रांसफर कनेक्शन करना, डेटा ट्रांसफर करना, सेटअप करना, ये सब हमारे सर्किट स्विचिंग में आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 107 देख लेते हैं। विच लेयर्स ऑफ OSI मॉडल है होस्ट टू होस्ट लेयर। होस्ट टू होस्ट के लिए हम क्या करें भाई, ट्रांसपोर्ट सेशन। तो देखो होस्ट मैंने आपको बताया था, होस्ट के लिए यूज की जाने वाली लेयर्स होती है ट्रांसपोर्ट सेशन और प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। ये सारी हमारी होस्ट लेयर होती है। बाकी जो हमारी लेयर्स होती हैं वो नेटवर्क लेयर में आती हैं बेसिकली। तो हमारी ट्रांसपोर्ट सेशन और प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन स्टार्टिंग की जो ऊपर की जो लेयर्स होती है, मैंने आपको OSI मॉडल में पढ़ाया था, ऊपर की लेयर को हम होस्ट लेयर बोलते हैं। बाकी की लेयर्स हम हार्डवेयर लेयर्स में हार्डवेयर लेयर बोलते हैं बाकी की लेयर्स को। तो ये हमारी होस्ट लेयर है, ट्रांसपोर्ट सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लेयर। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 कम्युनिकेशन पाथवे कनेक्टिंग 2 और मोर डिवाइसेस, अनदर ऑफ इट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स is that
It is shear medium, a signal transmitted by any one devices available of reception by all other devices attached to. तो भाई क्या बोल रहा है, एक कम्युनिकेशन पाथवे जिसमें दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस कनेक्ट की गई, की करेक्टराइज इज द शेयर मीडियम। एक शेयर मीडियम में एक सिग्नल ट्रांसमिटेड बाय वन डिवाइस अवेलेबल रिसेप्शन एट ऑल अदर डिवाइसेस, यानी ये अटैच की गई है इस तरीके से, ये बोल रहा है। तो ये हमारी क्या है, बस। तो बस टोपोलॉजी के अंदर ये आ गया है। अगला क्वेश्चन देखो, मैंने कहा लैंग्वेज का खेल है, तो बस क्वेश्चन सिंपल है, बस उसमें लैंग्वेज समझने का खेल है। क्वेश्चन 109 है, ब्रिज वर्क्स विच लेयर, ब्रिज किस लेयर पे वर्क करता है? तो भाई हम सभी को पता है ब्रिज जो वर्क करता है वो डेटा लिंक लेयर पे वर्क करता है। तो ब्रिज ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 110 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैंडविड्थ इन द नेटवर्क? तो नेटवर्क की बैंडविड्थ क्या है भाई? ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऑफ अ कम्युनिकेशन चैनल, connected computers in a network, class of IP used in network, interconnected by communication channel। तो बोल रहा है मीनिंग ऑफ बैंडविड्थ इन अ नेटवर्क क्या हो गया? ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऑफ अ कम्युनिकेशन चैनल। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब मुझे लग रहा था इसमें 100 क्वेश्चन है, फिर इसमें 110 और अभी इसमें शायद और क्वेश्चन है, देख लेते हैं कितने क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से सिर्फ 2 क्वेश्चन रह गए, तो आप लोग बस 2 क्वेश्चन का और वेट करिए, वीडियो फिर खत्म होती है हमारे 112 क्वेश्चन। With an IP of 100 currently subnet 80 है, the subnet mask should be used to maximize number of available host। तो maximum number available host पर कितने होने चाहिए भाई? सबनेट मास्क हमारा IP हमारी 100 है, currently have a 80 subnet। The subnet mask should be used to maximize the number of available host। तो number of available host कितने होने चाहिए भाई? हमारे 252, ये याद रखिएगा। इन OSI आर्किटेक्चर राउटिंग इज परफॉर्म बाय द राउटिंग किस पर परफॉर्म करती है भाई? नेटवर्क लेयर पर। क्वेश्चन 1012 हो चुके हैं, और इनमें से जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया वो आप पूछ सकते हैं, उसको मैं अलग से एक शॉर्ट वीडियो के रूप में आपको समझा दूंगी। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी अगर हेल्प चाहिए कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको पता है मैं ज्यादा से ज्यादा रिप्लाई देने का कोशिश करती हूँ, और बस ऐसे ही प्यार देते रहे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बस सब्सक्राइब कर दे चैनल को अभी तक नहीं किया है। थैंक यू वेरी मच और गुड नाइट।